हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज़ पर, जिसमें आपको सभी को पता है कि टोटल 10 क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं आज के अपने 10 क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पहले, और उसके बाद जो है अपने फ्रेंड्स में भी इस जो सीरीज़ है उसको शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको इस वीडियो का यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले अपनी वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद अपना आंसर लगाना है, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उसका जो है मैक्सिमम रिटेंशन आपके माइंड में रहे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस रिटेन रहे आपके माइंड में, और डेली बेसिस पर आपके 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएं कम से कम, और एक मंथ में आपके 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। और इसी बेसिस पे जो है आपकी जो आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ो उसमें आपका बेनिफिट हो सके। तो इसीलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ के साथ। ठीक है, तो अपने और जो भी स्कोर रहे अपना उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट भी कर देना जितने भी आपके मार्क्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी में प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू इंडिया। बोल रहे हैं कि अगर हमारी रूपी जो है अगर वो इंटरनेशनलाइज हो जाए तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इंडिया को। ठीक है, ये बोल रखा है। सबसे पहले लिमिटेड एक्सचेंज रेट रिस्क। बोल रहे हैं कि अगर इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा रुपये का तो लिमिटेड एक्सचेंज रेट रिस्क होगा। बिल्कुल हम जल्दी से एक्सचेंज रेट करवा पाएंगे उसको, तो ये बिल्कुल रिस्क कम हो जाएगा एक्सचेंज रेट का, कि एक्सचेंज रेट होगा कि नहीं होगा, वो जल्दी हो जाएगा। सेकेंड है लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ड्यू टू बेटर एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। बिल्कुल अगर रुपये इंटरनेशनलाइज हो गया तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का एक्सेस हमें मिल जाएगा, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कम होगा। थर्ड है हाई सीनियोरेज बेनिफिट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हमारे बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे सीनियोरेज के। मतलब सीनियोरेज बेनिफिट्स होते क्या है, तो सभी को पता होगा कि मान लो कि हमारा 1 रुपया जो है वो 10 रुपया, मान लो कि 10 रुपये के नोट छापने में हमें 1 रुपया लगता है। ठीक है, तो हमने वो 10 मतलब उसकी वैल्यू हमने 1 रुपये में हमने छापा और 10 रुपये उसकी वैल्यू रख दी, तो ये 9 रुपीज़ का जो बेनिफिट हुआ छापने का, तो ये किसका हुआ? जो हमारे बैंक से उसी को हुआ। तो बिल्कुल ये हाई सीनियर, जितनी ज़्यादा मनी छपेगी उतनी ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो हाई सीनियरेज बेनिफिट भी होंगे जितना ज़्यादा इंटरनेशनलाइज अगर रुपये होगा तो। फोर्थ है रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल अभी हमें क्या है, डॉलर, युआन, ठीक है, यूरो, ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। अगर रुपये ही इंटरनेशनलाइज हो जाए तो हमें वो रखने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम रुपये को ही अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी हमें कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कितनी है, तो करेक्ट तो सारी ही हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। ठीक है, समझ में आया इसका आंसर डी क्यों हुआ? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर पल्सेज इन इंडिया। बोल रहे हैं कि पल्सेज के लिए नोडल प्रोक्योरमेंट एजेंसी कौन सी इंडिया में। तो आप इसका आंसर खुद लगाओ। ठीक है, तो याद रखना इसको, मतलब जो नोडल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है ना पल्सेस के लिए इंडिया में, वो है नाफेड। क्या है? नाफेड। ध्यान रखना इसको। अभी आप ये देखो भाई, नाफेड क्या है? ठीक है, नाफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स में मतलब की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव की ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। कब एस्टेब्लिश की गई थी? 2 अक्टूबर 1958 को एस्टेब्लिश की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1958 में किस एक्ट के अंडर बनी थी? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर। ठीक है, किस एक्ट के अंडर बनी थी? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर। और नाफेड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1958 में बनी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और देखो ये नाफेड कहाँ कहाँ पे है। देखो सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अभी हमने देखा 1958 में बनी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर बनी। कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस? न्यू दिल्ली में। और भी बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑपरेट कहाँ पे करती है? 28 जोनल ऑफिसेज में है। इसके अलावा याद रखना नाफेड किसका पार्ट है? ऑपरेशन ग्रीन का पार्ट है। ऑपरेशन ग्रीन्स का पार्ट है, जहाँ पे जो प्राइस स्टेबलाइजेशन मीजर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ताकि फार्मर्स की जो इनकम है
उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। और किसके साथ काम करती है ये, एफसीआई के साथ मिलकर काम करती है। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कैसे काम करती है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेनली किसका प्रोक्योरमेंट करती है, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट करती हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट करती हैं। तो ये लीड रोल किसको परचेज करने में करती है, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ठीक है। ऑयल सीड्स और पल्सेस को मेनली कौन परचेज करती है, नाफेड। और मेनली फूड ग्रेन जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसको कौन करती है, एफसीआई करती है। किसके अंदर, प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर, किसके अंदर, प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर मेनली ये प्रोक्योरमेंट करते हैं, ठीक है। और ये प्राइस सपोर्ट स्कीम किसके अंडर है, पीएम आशा स्कीम के अंडर। याद रखना ये प्राइस सपोर्ट स्कीम किसके अंडर है, पीएम आशा। देखो सबसे बड़ी कौन सी स्कीम हुई, पीएम आशा, उसके अंडर कौन सी है, प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसके अंडर एफसीआई और मेनली जो नाफेड है ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, प्रोक्योरमेंट करती हैं। जो नाफेड है वो करती है ऑयल सीड्स और पल्सेस का प्रोक्योरमेंट, और एफसीआई है वो करती है फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अभी ये वाला आप देखो, अभी हमने कौन सी स्कीम देखी थी, पीएम आशा स्कीम। पीएम आशा की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। ये है पीएम आशा की फुल फॉर्म। ये किस लिए चलाई गई है, ताकि ये एक तो सबसे पहले अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर स्मॉल और भी काफ़ी सारी स्कीम है। इसका मेन टारगेट क्या है कि एमएसपी प्रोवाइड करना फार्मर को एश्योरेंस देना, किसका, एमएसपी का, ठीक है, ताकि फार्मर्स के जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो, उसके फार्मर्स को जो है वो उसके, ठीक है। ये स्कीम कब वो अनाउंस की गई थी, 2018 में इसको अनाउंस किया गया था, ताकि जो एमएसपी है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सके और फार्मर की इनकम को डबल किया जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट का टारगेट था 2022 तक डबल करेंगे फार्मर्स की इनकम, वो हुई नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये स्कीम 2018 के बजट में बताई गई थी। अभी ध्यान रखना एक चीज़, देखो अभी हमने देखी थी कौन सी, देखो कि पीएम आशा के अंडर एक स्कीम थी प्राइस सपोर्ट स्कीम, यही हम देख रहे थे। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर क्या थी मेनली, इसमें क्या है, सेंट्रल जो नोडल एजेंसी है वो पल्सेस को, ऑयल सीड्स को और कोपरा को, याद रखना अभी हमने क्या पढ़ा था, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा को जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है वो क्या करेंगी, प्रोक्योर करेंगी, क्या करेंगी, प्रोक्योर करेंगी, ठीक है। सेंट्रल नोडल एजेंसी उसमें कौन कौन सी है, एक तो एफसीआई, फूड ग्रेन्स को और नाफेड मेनली क्या करेंगी, इनको खरीदेंगी, प्रोक्योर करेंगी। प्रोक्योरमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा या लॉस होंगे जो भी प्रोक्योरमेंट में होंगे, उसको कौन बोर नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करे, बोर नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट कितनों को प्रोक्योर करेगी, मतलब कितनी क्रॉप्स को प्रोक्योर करेगी, क्या 100% क्रॉप्स को प्रोक्योर कर लेगी, नहीं। गवर्नमेंट 25% जो भी मार्केटेबल सरप्लस है फार्मर्स का, एलिजिबल क्रॉप्स का, उसको प्रोक्योर करेगी। ओनली मार्केटेबल सरप्लस के 25% को मेनली गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोक्योर करेगी। और सेंटर ने क्या प्रोविज़न बनाया है, सेंटर ने और क्या प्रोविज़न बनाया है कि हम 16,000 जो करोड़ है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे एज बैंक गारंटी फॉर एजेंसीज टू प्रोक्योर फ्रॉम फार्मर, ठीक है। ये भी इनको प्रोक्योरमेंट की एक मिनिमम मनी दी गई है 16,000 करोड़, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, क्या, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। पहली हमने पढ़ ली प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरी है इसी के अंडर पीएम आशा के अंडर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसके अंडर मेनली क्या किया जाएगा, जो स्टेट है वो क्या प्रोवाइड करेगी, जो भी प्राइस प्रिवेलिंग है मंडी में और एमएसपी में, उसका जो भी डिफरेंस होगा वो प्रोवाइड करेगी। मान लो कि आपको बोलेगी कि भाई आप एक काम करो, ऑयल सीड्स को जो है ना आप मार्केट में बेच दो, ठीक है। मान लो कि एमएसपी चल रहा है इसका 100 और मार्केट में मंडी में आपको दे रहे हैं 80 रुपये, तो आप 80 रुपये का वहीं बेच दो, हम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कितना दे देगी, मतलब जो 20 रुपीज़ है वो आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो ये है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जो स्टेट है वो डिफरेंस प्रोवाइड करेगी जो भी प्राइस प्रिवेलिंग है मंडीज़ में और एमएसपी में, इसमें क्या कवर है, जितने भी ऑयल सीड्स हैं वो सारे इसके अंडर कवर हैं, ठीक है। ये स्कीम किसके ऊपर मॉडल्ड है, भवंतर भुगतान योजना के ऊपर, जो हरियाणा भवंतर भुगतान योजना जो मेनली एमपी में इम्प्लीमेंटेड थी, और एक भवंतर भरपाई योजना जो हरियाणा गवर्नमेंट में, मतलब ये सेम स्कीम स्टार्ट की गई है। इसमें मेनली फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाता, केवल उनको मेनली क्या दिया जाता है, डेफिशिएंसी वाला प्राइस दिया जाता है, इसमें फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाता है। इसी के अंडर एक तीसरी स्कीम भी है, कौन सी है, पायलट ऑफ पीपीपी, मतलब पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ठीक है, पीपीपीएस स्कीम है। इसमें क्या है, कुछ पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्राई की जाएगी सबसे पहले ये स्कीम। इसमें क्या होगा, जो प्राइवेट एजेंसी होंगी वो ऑयल सीड्स को प्रोक्योर करेंगी गवर्नमेंट के साथ मिलके, और जो सिलेक्टेड प्राइवेट एजेंसी होंगी वो कमोडिटी को एमएसपी पे प्रोक्योर करेंगी, जहाँ पे भी गवर्नमेंट बोलेगी वहाँ पे नोटिफाइड पीरियड में रजिस्टर्ड फार्मर से। इन गाइडलाइंस के अंडर, जो भी स्कीम के अंडर गाइडलाइंस होगी, उन गाइडलाइंस के अंडर जो सिलेक्टेड प्राइवेट एजेंसी है वो वहाँ से खरीदेगी, जब भी मार्केट में जो प्राइस हैं वो एमएसपी से नीचे चले जाएंगे तब,
कब? जब भी प्राइसेस जो मार्केट में है वो एमएसपी से, नोटिफाइड एमएसपी से जब भी प्राइसेस नीचे चले जाएंगे तभी वो प्राइवेट एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उन फार्मर्स के जो भी फसल है उनको खरीदेगी जब भी गवर्नमेंट बोलेगी। ठीक है, तो ये है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज स्कीम। ये हमेशा इंप्लीमेंट नहीं होगी, जब भी प्राइसेस गिरेंगे फार्मर्स की क्रॉप्स के तभी ये मेनली एजेंसी यूज़ में आएगी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये 3 स्कीम है जो मेनली पीएम आशा के अंडर है, मैंने आपको बता दिया है। तो पल्सेस को मेनली कौन वो करता है? नाफेड करता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट अच्छे से। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मून मिशन के बारे में जो अभी तक लॉन्च हुए हैं। ठीक है, मून मिशंस के बारे में बताना है। सबसे पहले है फ्लाई बाय। फ्लाई बाय आर द मिशंस इन विच द स्पेसक्राफ्ट पास्ड नियर द मून बट डिड नॉट गेट इनटू द ऑर्बिट अराउंड इट। बोल रहे हैं कि फ्लाई बाय, फ्लाई मतलब उड़ना और बाई मतलब बाईपास कर जाना। ऐसे मिशन होते हैं जिसमें जो स्पेसक्राफ्ट है वो नियर द मून से पास हो जाता है लेकिन उसके ऑर्बिट में नहीं घुसता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं फ्लाई बाई। सेकंड है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या होते हैं? ये ऐसे स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो डिज़ाइन होते हैं लूनर ऑर्बिट में जाने के लिए और प्रोलॉन्ग स्टडी करते हैं मून की सरफेस की और एटमॉस्फेयर की। बिल्कुल ये करते हैं। थर्ड है इन एन इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन में क्या होता है? जो मेन स्पेसक्राफ्ट है वो मून के अराउंड घूमता रहता है और उसमें से जो 1 and more इंस्ट्रूमेंट जो उसमें होते हैं मेक जो है अनकंट्रोल्ड लैंडिंग कर जाते हैं लूनर के सरफेस पे। ठीक है, तो जब जैसे ही वो रास्ते में जाते हैं केवल उतने ही टाइम में वे मेनली क्या कर पाते हैं? स्टडी कर पाते हैं एटमॉस्फेयर की। बिल्कुल उसको बोलते हैं इम्पैक्ट मिशन। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट मिशन। फोर्थ है रोवर। रोवर क्या होते हैं? रोवर स्पेशल व्हील्ड पेलोड्स होते हैं लैंडर पे जो अपने आप को डिटैच कर लेते हैं स्पेसक्राफ्ट से और फिर मून की सरफेस पे चलते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है कि रोवर ये होते हैं। तो चारों ही स्टेटमेंट्स मेनली जो मून मिशंस में जो लॉन्च किए गए उनके बारे में क्या करेक्ट है? तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो सारी ही स्टेटमेंट्स इसके बारे में क्या हमारी करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें बताना है पल्सेस के बेनिफिट के बारे में। देखो अभी हमने पल्सेस का प्रोक्योरमेंट कौन कर रही थी? पल्सेस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। 2 चीज़ों पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, एक मिलेट्स हैं और एक पल्सेस हैं। ठीक है, तो अब मिलेट्स का बहुत अच्छे से देख लेना जो भी क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं पल्सेस पे। पल्सेस के क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहले है पल्सेस इनहेंसेस सॉइल फर्टिलिटी। बिल्कुल जो पल्सेस हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं और जो मेजर फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है उसको भी कम कर देती है फूड क्रॉप्स में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है द रूट्स ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स कंटेन सॉइल इनरिचिंग बेड। कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं? क्योंकि जो पल्सेस या लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं उनमें जो है ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल को इनरिच करेंगे, उनको क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? बिल्कुल सही है कि इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मेनली सोइल को इनरिच करते हैं, उनको बोलते हैं राइजोबियम। थर्ड है पल्सेस परफॉर्म बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन। बिल्कुल मेनली जो पल्सेस हैं वो क्या कर देती हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं। ठीक है, याद रखना नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं, ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन कर देती है नाइट्रोजन का। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो ये तीनों ही बेनिफिट्स हैं हमारी पल्सेस को उगाने के। ठीक है, तो इसीलिए पल्सेस जो है उनको उगाना चाहिए। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट तो तीनों ही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। ठीक है, अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है जीएसटी काउंसिल के बारे में। हमने एक दिन किया भी था ये क्वेश्चन, जीएसटी पे जिस दिन आया था उस दिन किया भी था। सबसे पहले एज मार्क ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो जीएसटी काउंसिल है वो बोल रहे हैं कि 51% वोट से सारे मैटर्स में डिसाइड करती है और रिकमेंड कर देती है अपने जो डिसीजन है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो आप सभी को पता होगा कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेनली कितने वोट से लिए जाते हैं? 75% वोट से लिए जाते हैं, ना कि 51%। डिसीजन तभी होता है जब 75% वोट आ जाते हैं। ठीक है, मतलब 3/4 वोट्स। आपको बताया था उस दिन 3/4 मेनली वोट्स चाहिए किसी भी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है हमारी कि 51% वोट से कोई चीज़ डिसाइड हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। सेकंड है द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो याद रखना जो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट पे। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और जो जीएसटी काउंसिल है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बनी थी? 279A के अकॉर्डिंग बनी थी, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में मतलब सही नहीं है, तो हमें करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में।
तो हमें पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि एनी बेसेंट प्रिसाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप सभी को पता होगा कि लखनऊ सेशन में क्या होता है, लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, आप सभी को याद होगा लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वे मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इसमें मतलब उनका समझौता हो गया था। उसके अलावा मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उसका भी समझौता हो गया था। तो इसको प्रिसाइड किसने किया था, एक फेमस पर्सन थे अंबिका चरण मजूमदार, मेनली उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। ठीक है, याद रखना किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने मेनली इनको मतलब प्रिसाइड किया था, ना कि एनी बेसेंट जी ने किया था, इन्होंने नहीं किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है इट लेड टू री एडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय तिलक टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है कि इसमें जो भी तिलक एक्सट्रीमिस्ट को हेड कर रहे थे वे दोबारा इसमें री एडमिशन हो गया था उनका, बिल्कुल सही है। थर्ड है डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता, और ये भी एक रीज़न था कि फिरोज शाह मेहता की जो है उस टाइम पे डेथ हो गई थी, जिससे भी मतलब ये भी क्या था, ये एक हार्ड कोर मॉडर्निस्ट थे, मॉडरेट थे, जो मेनली चाहते नहीं थे कि मेनली एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स हैं उनका कोज हो। तो 1915 में इनकी भी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए भी मेनली जो रीयूनियन था इनका भी जुड़ने का एक कारण ये भी था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड सही है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। तो हमारे दो स्टेटमेंट जो है इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और हमारा ये जो सेशन था ये कब हुआ था, लखनऊ सेशन 1916 में। आप सभी को पता होगा कब हुआ था, ये हमारा 1916 में मेनली ये सेशन हुआ था। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री द डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। आप सभी को पता होगा डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इसी का दूसरा नाम आपने अगर स्पेक्ट्रम में पढ़ा हो अच्छे से तो इसका क्या नाम था, हंटर कमेटी भी था इसका नाम। ठीक है, हंटर कमेटी भी था, हंटर कमीशन, हंटर कमेटी भी बैठी थी। तो ये हंटर कमेटी कब बैठी थी आप सभी को पता होगा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के केस में मेनली बैठी थी। कब बैठी थी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1999 को जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो उसके मतलब जलियांवाला बाग के बाद मेनली ये बैठी थी डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इसी को हंटर कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि लॉर्ड विलियम हंटर ने मेनली इसको प्रिसाइड किया था, इस कमेटी को। ठीक है, इन्हीं कोजेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हमें किसके बारे में बताना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में बताना है। किसके बारे में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में। बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। तो आप सभी को पता होगा यहीं पे सबसे पहले जो है मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं कि जो हाफ ऑफ दी मेंबर्स थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो इंडियन थे। तो आप सभी को पता होगा कि 1909 का एक एक्ट ऐसा था जिसमें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में केवल जो पहला मेंबर था वो अपॉइंट हुआ था, केवल एक मेंबर जो था ना वो जो था वो इंडियन था, याद रखना। तो वाइसरॉय की में हाफ नहीं थे, केवल एक ही मेंबर उस टाइम पे अपॉइंट हुआ था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, उससे ज़्यादा यहाँ पे थे नहीं, केवल एक ही इंडियन का अपॉइंटमेंट होना था। थर्ड है सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और मेरे को ये पता है लगभग बच्चों का ये जो स्टेटमेंट होगा उन्होंने क्या लगाया होगा, सही लगाया होगा। तो याद रखना सिन्हा तो थे लेकिन वो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, सत्येंद्र सिन्हा थे। क्या नाम था उनका, सत्येंद्र सिन्हा। ये चीज़ ध्यान रखना, सत्येंद्र सिन्हा था उनका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जो अपॉइंट हुए थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग। हमें बतानी है हमने करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट तो हमारी केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट है। समझ में आया इसके बारे में, ठीक है। तो यही था हमारा मेनली इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो थी वो कब मतलब किसने फाउंड की थी, कब नहीं किसने फाउंड की थी। तो याद रखना 1920s में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जो भी गांधी जी से सेटिस्फाई नहीं थे, गांधी जी के मूवमेंट से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपने अलग अलग जगह चले गए। उन्हीं में से एक थे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के फाउंडर जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लीडर्स ने उस टाइम पे कांग्रेस छोड़ दी थी, जैसे कि हमारे हो गए मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने छोड़ दी थी। उसके अलावा एनी बेसेंट जी ने छोड़ दी थी, GS खारपाड़े ने छोड़ दी थी, BC पाल ने छोड़ दी थी। तो ये मेनली उनके उससे इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं थे तो इन्होंने छोड़ दी थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मेनली इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की को फाउंड किया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें बताना है किसके बारे में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में बताना है।
ये कब आए थे? 1919 में आए थे, ठीक है। सेकेंड है डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बोल रहे हैं कि जो डायरकी थी वो मेनली प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश की गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डायरकी मेनली प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश की गई थी। सेकेंड है बाई कैमरल सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड एट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो याद रखना दोनों अपोजिट किए गए थे। डायरकी प्रोविंसेस में लाई गई थी और जो बाई कैमरलिज्म था वो सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया गया था, ठीक है। याद रखना सेंटर में हमने बाई कैमरलिज्म लेके आए थे और मेनली जो प्रोविंशियल जो डायरकी थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लेके आए थे। ये दो चीज़ मेनली वहाँ पे हुई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो तो इनकरेक्ट कौन सी है? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये हमारे कुछ जो थे कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन थे और हमारे करंट के क्वेश्चन भी आपने देख लिए होंगे। तो इस जो सीरीज़ है उसमें कम से कम जो है आपके 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान रखना, जितने भी मैं लास्ट में बताती हूँ कि कितने सही होने चाहिए उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। जिसके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डेली बेसिस पे अपनी रैंकिंग को ऐसे देखते रहो। और भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस पे कमेंट करते हैं और सबसे फेमस नाम या सबसे जिसके सही जाते हैं क्वेश्चंस मिस दामिनी नाम से शायद किसी की आईडी है। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू दामिनी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं, इसी तरह से करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स और मेंस जो है मे बी आपका लास्ट मतलब नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है। तो और भी बच्चे, ये नहीं है कि केवल दामिनी, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके मतलब एवरेज मार्क्स आते हैं या फिर थोड़े कभी कभी उससे ऊपर भी आ जाते हैं। तो डेली बेसिस पे आपको इसी तरह से करना है। डेली बेसिस पे आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इन टेस्ट के थ्रू। यही हमारा टारगेट है कि आपका स्टैटिक प्लस करंट जो है वो साथ साथ में चलता रहे, साथ साथ में आप डेली के 10 क्वेश्चन करते रहो। आप भूल जाओ लेकिन हमारी वीडियो को देख के आपको फिर से याद आ जाए कि आज के जो 10 क्वेश्चन है वो आपके नहीं हुए हैं, ठीक है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी आप सभी को कि डेली बेसिस पे इस सीरीज़ के साथ ऐसे ही जुड़े रहो, इतना ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो और अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस चैनल को शेयर करो। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं किया है, वैसे तो सबने कर ही रखा है लेकिन फिर भी जिन्होंने भी नहीं किया है वो प्लीज़ कर लो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।